Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। मैं हूं उपासना और 24 का बजट नाम से हम ये सीरीज चला रहे हैं। बजट के इतिहास के बारे में कई सारे एपिसोड्स हमने ले आए, अलग अलग इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात की कि किस तरह के प्रस्ताव आ सकते हैं, किस तरह के सुधार या फिर सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है बजट में। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा सेक्टर है या फिर चीज़ है, जब भी बजट आती है निवेशकों की, चाहे रिटेल हो चाहे बड़े निवेशकों, सबकी आंखें चौंक जाती हैं कि क्या अनाउंसमेंट होने वाले हैं, कौन सी कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है और किस शेयर में हम पैसा लगा सकते हैं कि हमको उसका फ़ायदा मिले। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हम आज अपने साथ शेयर मार्केट का एक्सपर्ट लेकर के आए हैं, डॉक्टर रवि सिंह। रवि DRS फिनवेस्ट कंपनी है जो निवेश से जुड़े सुझाव देते रहती है, लोगों को सलाह देती है, कंसल्टेशन सर्विस देती है। उनके फाउंडर हैं। उनके साथ हम बात करेंगे कि बजट जब आएगा तो किस तरह की कंपनीज़ में हम लोगों को मौके दिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, या फिर उससे पहले कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें बिकवाली चल रही है। तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बजट से पहले और बाद में आपके हिसाब से कौन से ऐसे लाइमलाइट वाले सेक्टर हैं जहां पर या तो बिकवाली दिख सकती है या पर खरीदारी के मौके दिख सकते हैं? देखिए उपासना जी, आपने एकदम सही कहा। बजट का जो रिफ्लेक्शन है वो सबसे पहले अगर कहीं दिखाई देता है तो वो स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है। अब क्या बजट की वजह से क्या फ़ायदा होगा, क्या आम आदमियों को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसका सीधा रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है। अब पिछले जो कई बजट आपने देखे होंगे, इस बार का बजट में इंटरिम बजट है, ऑब्वियसली इलेक्शंस का भी उसमें एक हाथ रहेगा और स्टॉक मार्केट ने पहले से ही सलामी शुरू कर रखी, क्योंकि आपने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी जिनकी बात की जाए उनमें एक अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। और मैं आपको एक सिंपल अगर कंपैरिजन बताऊँ तो आप चाहे यूएस के से हम मेन कंपैरिजन रखते हैं, चाइना से मेन कंपैरिजन अगर स्टॉक मार्केट का करें तो हमारा अचीवमेंट वो है कि इस समय भारत का जो बाज़ार है वो अब चौथे नंबर पर आ चुका है, यानी हैंग सेंग को हमने अभी जस्ट पीछे किया है। और सबसे बड़ी बात है, इसका ये मतलब है कि भारत का मार्केट जो है वो कितना तेज़ी से मैच्योर हो रहा है, कितने ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि लोगों का रुझान FIIs का, NRIs का, HNIs का, सभी का निवेश अब भारत की तरफ बढ़ने लगा है। तो अभी फ़िलहाल बजट की एक्सपेक्टेशन में ऑब्वियसली कि कुछ सेक्टर में एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस पे आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी का बाज़ार काफ़ी अच्छा है और बजट में ये मुझे लगता है कि ये हंसी और ये तेज़ी बनी रहेगी। रेलवे और डिफेंस सेक्टर, अभी हम जैसा आपने बताया कि पिछले कुछ सेशन से हम लगातार बाजार में वो तेज़ी देख रहे हैं, वो खरीदारी देख रहे हैं, जो बताता है कि कॉन्फिडेंस है हमारे मार्केट में निवेशकों का। लेकिन डिफेंस और रेलवे सेक्टर में बढ़ने के बावजूद क्या आपको लगता है कि अभी भी स्पेस बचा हुआ है खरीदारी करने का, या फिर अब थोड़ा जोश में खरीदारी, नई पोजीशन लेने की बजाय थोड़ा वेट करना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, रेलवे और डिफेंस ये ऐसे काउंटर हैं कि जो बजट को अगर पूरा आप एलोकेशन देखिए, पिछले साल का बजट का मैं एक एक्सपेक्टेशन बताता हूँ, 45 लाख करोड़ का करीब बजट था और जो एलोकेशन था उसमें से 20 से 22% एलोकेशन सिर्फ इन्हीं 3 सेक्टर में होता है। रेलवे में करीब 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का ओवरऑल एलोकेशन हो जाता है पूरे साल तक में, और डिफेंस में जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। और आज हमारे रेलवे और डिफेंस के स्टॉक 70% से ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं और अभी भी, चूँकि अब फिर बजट आ गया है तो फिर नए लोकेशंस दिखाई देंगे। आपने देखा जो मोदी जी की गवर्नमेंट है जिस तरीके से रेलवे सेक्टर को लेकर फोकस कर रही है, डिफेंस सेक्टर को लेकर फोकस कर रही है, और अब हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करने पे आ गए हैं। रेलवे में आपने बुलेट ट्रेन्स देखी, वंदे भारत जैसी ट्रेन्स देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये कह दें कि हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है। और अगर स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में करें तो डिफेंस सेक्टर यहाँ से 30 से 35% और बढ़ता हुआ नजर आएगा, तब फिर आपको लगेगा कि कुछ और मिस हो रहा है। तो इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। रेलवे और डिफेंस के अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बेनिफिट होते हुए दिख रहे हैं बजट के बाद? देखिए, मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके मैं तो मोदी जी की जो स्ट्रैटेजीज होती है उसको फॉलो करता हूँ और उन्हीं सेक्टर को ऐसा कोशिश करता हूँ। अब आप इसको ये मत रिलेट करिए कि मैं एक पार्टी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा है वही आपका फ्रेंड है। अब राम मंदिर से मैं इसलिए अभी इसको राम मंदिर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि राम मंदिर से लोगों ने की आस्था जुड़ी हुई है और उससे बिजनेस कितना डेवलप होगा मैं उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं एक
इकोनॉमिक्स के तरीके से देखता हूँ, शेयर मार्केट के तरीके से। तो पहला जो फेज डेवलप हो रहा है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो इन्फ्लेशन छूट जाएगा। दूसरा रेलवे, तीसरा आपने डिफेंस काउंटर की बात करी, चौथा अगर मैं बात करता हूँ तो पावर जनरेशन के सेक्टर्स। तो ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो कि कैसे भी हालात हों आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब 2 सेक्टर इसके साथ और सपोर्ट देते हैं, एक होता है एफएमसीजी और एक होता है ऑटो। क्योंकि ऑटो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत का इकोनॉमी में ऑटो सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे लगता है कि ये 6 सेक्टर टोटल हो जाते हैं। और एफएमसीजी इसलिए भी आपको कंसिडर करना चाहिए क्योंकि हम जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोज डिमांड्स बढ़ रही हैं लोगों की, उस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। तो आपका पैसा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि आप रिस्क अच्छा आप मैनेज कर पाते हैं। तो ये 6 सेक्टर आपको फोकस करके चलने चाहिए। बिल्कुल। लगे हाथों जब हम इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल लोग होते हैं, जब बजट आता है तो वो 2 चीज़ें मेनली देख रहे होते हैं कि या तो उनका टैक्स स्लैब में क्या बदला हुआ है, और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि क्या कुछ एलटीसीजी या फिर जो कैपिटल टैक्स उनका लगता है उसमें कुछ बदला हुआ है या नहीं। तो ये जो 2 टैक्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब हम लंबे समय तक निवेश रखने के बाद बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो, और दूसरा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब हम शेयर खरीद रहे होते हैं तब जो हम टैक्स दे रहे होते हैं वो। इन 2 चीज़ों में आपको क्या लगता है कि कोई बजट में सरकार कुछ रियायत दे सकती है या फिर बढ़ा सकती है, देखते हुए कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, मैं आपको एक डेटा देता हूं जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा समझना और दर्शकों को भी समझना आसान हो जाएगा। इस समय भारत में 14 करोड़ के करीब आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं, और ये नंबर्स अभी रिसेंट डेज में बढ़े हैं। अब हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास जो लोग हैं जिनका कि डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए था। सिर्फ 16%, अगर देखा जाए तो सिर्फ 16% है। अगर ये बढ़ जाए, 10% और बढ़ जाए या 20% और बढ़ जाए तो हम विश्व के दूसरे नंबर पे आ जाएंगे और चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट में, जिस हिसाब से वॉल्यूम मार्केट कैप जनरेट हो रहा है। उस पे अगर यहाँ पर एसटीटी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लें तो उतना कुछ बहुत ज़्यादा असर आपको नहीं दिखाई देगा। थोड़ा बढ़ जाएगा तो थोड़ा स्टॉक मार्केट एक दिन के लिए थोड़ी सांस नीचे की ले लेगा, अगर घट जाएगा तो तुरंत उसी समय चमकता चेहरा नजर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इंटरिम बजट है तो बजट में कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको बहुत कुछ मिलेगा भी नहीं, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन सरकार इनडायरेक्ट तरीके से कई चीज़ें मूव कर जाती है, जैसे कि कई बार टैक्स में बेनिफिट नहीं मिला लेकिन सरकार ने 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे इक्विटी पे आपको छूट दे दी थी, जिसको कि आप टैक्स बेनिफिट में कर सकते हैं। तो इस टाइप के अनाउंसमेंट शायद कुछ और देखने को मिल सकती, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा कुछ अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मतलब बहुत सीधे सीधे कोई छूट देने की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से कुछ अलग तरीके की रियायत दी जा सकती है, जिसका डायरेक्टली असर आपके टैक्स पर ही, रियायत पर ही मिलता दिखेगा हम लोगों को। बजट के बाद इलेक्शन है, इंटरिम बजट आप हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े अनाउंसमेंट्स की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि हम निवेशक हैं तो थोड़े बहुत जो भी अनाउंसमेंट होंगे कुछ तो असर दिखेगा ही। क्या अभी वो टाइम है या फिर वो निकल गया है कि जब हम बाजार में पोजीशन ले सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, बजट से पहले तैयारी करना और बजट के बाद, इस बार तो 2 चीज़ें हैं। एक बजट अभी है, बजट के बाद इलेक्शन है। तो अगर आज आप एंट्री नहीं कर पाएंगे तो आपको शायद मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा एंट्री करने का। या फिर हम जैसे अभी रेलवे स्टॉक की आपने बात करी, 70% बढ़ गए और आज सोच रहे हैं यहाँ पे कि निवेश करें या नहीं करें, या गिरने की टाइम आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भरोसा रखें। अगर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो बजट को लेकर के या बजट के आगे की जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं से स्ट्रांग हो रहे हैं। FIIs का इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ओवरऑल यहाँ पर HNIs, NRIs, इन सभी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट्स बहुत हैं, और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूँ जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन आपके इस लल्लन टॉप के माध्यम से लोगों को जरूर समझ में आएगा। SME, जिस तरीके से SME IPO आए हैं और उन्होंने एक नए एग्जाम्पल सेट किए हैं। मेन बोर्ड के IPOs इस बार जो आए हैं, जो पिछले 23 और 24 के बीच में हैं, आप देखिए कि क्या शानदार रिटर्न लोगों को मिले। 1400% का रिटर्न मिले जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये क्यों है? क्योंकि भारत की ग्रोथ इतनी दिखाई दे रही है, कंपनियां अंडर वैल्यूड ट्रेड हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहेंगे तो आपको जरूर रिटर्न्स मिलेंगे। रवि, ये हमने बात की कि इंटरिम बजट हो रहा है, फिर इलेक्शंस होंगे, लेकिन बजट वाले दिन क्या लगता है कि
पिछले साल तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत पूरा सेशन जो था वो वॉलेटाइल रहा था 3-4% के आसपास, लेकिन जब वो बंद हुआ था तो 1% से कम के बढ़त, और निफ्टी तो बल्कि थोड़ा हल्के से 40-50 अंकों के गिरावट के साथ बंद हुआ था। इस बार बजट डे पर क्या लगता है कि कैसी हलचल दिख सकती है? उसके अलावा उस हलचल से क्या घबरा करके क्या हम लोगों को एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है कि नहीं? देखिए, इस सवाल पे तो बहुत से लोग परेशान होंगे कि क्या मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। इस समय सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अगर मैं लेवल्स की बात एक बार कर देता हूँ, अगर निफ्टी इस समय चल रहा है लगभग 21,700 के पास, ये मान के चलिए कि 20,000 के नीचे अब निफ्टी सस्टेन नहीं करेगी। सेंसेक्स की बात कर लें तो 65,000 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। तो कितनी भी गिरावट हो, अगर आपका जो एसेट एलोकेशन है वो अगर डिफरेंट सेक्टर में है, तो जैसे मैंने अभी 6 सेक्टर बताए जिनमें कि तेजी दिख सकती है। गिरावट में कौन सा आएगा? टेलीकॉम थोड़ा सा गिर सकता है, आईटी काउंटर अभी सपोर्ट नहीं दे रहे, ये गिर सकते हैं। लेकिन जब आपके 6 सेक्टर चलने वाले हैं और 2-3 सेक्टर में अगर गिरावट आ भी गई तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। तो अब बजट के दिन की बात की जाए तो मुझे लगता है बिल्कुल आपने सही कहा, उतार और चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव की तरफ रहें तो हमारे पोर्टफोलियो में भी वो चमक दिखाई देगी। मुझे याद है कि मैं एक सेक्टर भूलते रह गई, पीएसयू सेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे कुछ नहीं होते भी कुछ ना कुछ पीएसयूज को लेके ऐलान हो ही जाते हैं, तो उसको लेके आप कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि क्या कुछ डाइवेस्टमेंट की खबर आ जाए फिर से, या फिर कुछ स्कीम्स आ जाए नई? कैसी आपकी स्ट्रैटेजी पीएसयूज को लेके? देखिए, मुझे लग रहा था कि अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि मोदी जी की अगर गवर्नमेंट आई तो किस सेक्टर में पहले निवेश करना चाहिए, तो मुझे मैं पूछूंगी मैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए बिल्कुल पीएसयूज और बैंकिंग 2 काउंटर तो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेंटिमेंट की बात अगर करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बजट का एलोकेशन और उसके बाद जितनी स्कीम्स में पैसा जाता है वो बैंकों के थ्रू जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर वो ग्रो करता है। अब आ जाते हैं पीएसयूज की। पीएसयूज में क्यों इतना बूम आ रहा है? क्योंकि अब जो सरकारी कंपनीज थी, या जो सरकारी कंपनीज का थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका फायदा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि पीएसयूज ने तो ऐसा सरप्राइज किया, जब से मोदी जी ने एक बार संसद में बोला था कि सरकारी कंपनियों की तरफ ध्यान दें, और उसके बाद से सरकारी कंपनियों के दिन बदल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सरकारी कंपनी में आज भी निवेश की रणनीति बनाई तो पीएसयूज में, खास तौर से पीएसयूज काउंटर को बिना कुछ सोचे समझे आप बाय करके रखते जाइए। इनफैक्ट आप एसआईपी जो लोग करते हैं वो सिर्फ पीएसयूज पे अगर अपनी एसआईपी करें तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके 18 से 20% के रिटर्न साल दर साल आपको मिलते रहेंगे। इससे बड़ी सेफ्टी आपको क्या मिल सकती है? अच्छा, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के बीच ये भी होता है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि मेरा टैक्स ब्रैकेट में आ रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्ट कर दिया तो ज़्यादा पैसा कट जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है हम इन्वेस्ट करने के बाद जो हम अर्निंग कर सकते हैं वो टैक्स देने के बाद भी हमारे नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा होगी, मतलब हम टैक्स देने के बाद भी ज़्यादा बचा लेंगे। ये कन्फ्यूजन अगर आप थोड़ा सा दूर करना चाहें कि टैक्स को देखते हुए लोग इन्वेस्ट करने से बचते हैं, लेकिन असल में ये हो सकता है कि इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा कमा लें टैक्स देने के बाद भी, तो उस पर आप थोड़ा सा बताएं। तो देखिए, हम भारतीयों की सोच ऐसी होती है कि हमें जब तक कोई चीज़ का प्रेशर नहीं डाला जाता ना, हम उसकी तरफ जाते नहीं। अगर सरकार ने टैक्स बेनिफिट की एक स्कीम दे दी तो लोग उसमें तुरंत इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि जितने लोगों ने भी टैक्स बेनिफिट के माध्यम के लिए भी म्यूचुअल फंड पे निवेश किया ना, उनको एफडी से लेकर के कहीं के इन्वेस्टमेंट से दुगने रिटर्न मिले हैं। तो अगर आपको जब आपको दुगना रिटर्न मिल सकता है, 3 गुना रिटर्न मिल सकता है, तो छोटा सा टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ा वो आपके प्रॉफिट से जा रहा है, आपके फंड से नहीं जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके की सोच अगर आप रखते हैं या इस तरीके का आप सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद आपको आगे की जो ग्रोथ स्ट्रक्चर उसमें कहीं ना कहीं से आपके लिए हर्डल हो सकता है। तो बेटर है कि आप इन्वेस्ट करें, और जब गेन होता है उसमें अगर आप जो भी आप टैक्स देते हैं उसके बावजूद भी, चूंकि इस समय मार्केट इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि मैं तो एनालिसिस करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब कौन सा नया सेक्टर ढूंढा जाए। मैं रिसेंट आपको एक डेटा भी देता हूं कि 2023 की जब क्लोजिंग हुई और शुरुआत हो रही थी तो जनरली म्यूचुअल फंड ने 30 से 32% के रिटर्न आपको सब जगह दिए हैं। लेकिन जाकर एक फैक्ट देखिएगा कि अगर आपने मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में निवेश किया है तो वहाँ पर आपको 55% से ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अट्रैक्शन बहुत है। 55% का रिटर्न कहाँ मिल सकता है, एफडी में भी नहीं मिलेगा आपको, 8-10% के रिटर्न मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सोच बदलनी पड़ेगी। टैक्स आपके प्रॉफिट पे जा रहा है तो उससे उतनी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल है, बजट वाले दिन जो भी रहे बाजार का हाल, मान लेते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बाजार, हो सकता है बहुत ज़्यादा उम्मीद के हिसाब से अनाउंसमेंट्स ना हो, लेकिन उसके बाद जो बिग इवेंट है वो है इलेक्शन। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैसी बाजार को उम्मीद है वापस कौन आएगा सरकार में या नहीं आएगा, लेकिन मार्केट कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो बाजार को इलेक्शन का वेट होगा, और अगर है तो क्या एक्सपेक्टेशन या टारगेट सेट करके रखे हुए हैं हम कि मार्केट को वहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं? देखिए, बजट के बाद एक डाउनफॉल का मूव बन सकता है क्योंकि इलेक्शंस में पैसे की ज़रूरत होती है और इलेक्शन में आप देखते हैं कि जिस तरीके से खर्च होते हैं उसके, लेकिन मैं यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं कह रहा, इसका दूसरा फायदा है क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इकोनॉमिक चेंज चलती है। जैसे आपने इस समय रिसेंट डेज में आपने एक सेक्टर जिसे कभी चर्चा में नहीं करते, पेपर इंडस्ट्री या पेपर सेक्टर, आप देखिए 40% पेपर सेक्टर बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि आगे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, आगे उस तरीके से डेवलपमेंट है, उतनी डिमांड बढ़ गई है जिसकी वजह से आज आपको पेपर इंडस्ट्री में एक अच्छा बूम दिख रहा है। तो मार्केट में करेक्शन आएगा, लेकिन करेक्शन इतना बड़ा नहीं होगा कि वो आपके प्रॉफिट को पूरा खत्म कर पाए, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर मोदी जी की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है और ये सेम गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू कर देती है तो सेंसेक्स को हम 1 लाख होने से नहीं रोक सकते, निफ्टी को हम 25,000 होने से नहीं रोक सकते, और ये मूवमेंट आप जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपने जाते जाते इतना बड़ा टारगेट दिया है कि मुझे सोच के ऐसा लग रहा है कि वो दिन कैसा होगा जिस दिन सेंसेक्स 1 लाख का टारगेट छुएगा। खैर, हम आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके बहुत काम की आई होगी, लेकिन किसी भी जानकारी या सुझाव पर एक्ट करने से पहले, चूंकि ये शेयर मार्केट है, बहुत सारे रोजाना के उतार चढ़ाव हैं, तो सोचकर समझकर पढ़ने लिखने के बाद ही, अपने रिसर्च करने के बाद ही कहीं पर भी अपना पैसा लगाएं। ऐसे ही व्हाट्सएप या फिर जो टेलीग्राम पर ऐसे टिप्स बट रहे हैं उनमें पैसे लगाने से बचें, क्योंकि अगर डूब गए तो किसी के पास शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बजट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।